एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज साइंस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको देने जा रहे हैं। इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो इसको सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आप जितना भी क्वेश्चन कर पाओगे उसका हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। टोटल इसमें 20 मैं डेली सेलेक्ट करती हूँ और इन 20 क्वेश्चंस में से आपको कितना आ रहा है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन द मिडिल ऑफ रेनबो। जो रेनबो है उसके बीच में कौन सा कलर दिखता है। आप जानते हो कि रेनबो जो है वो 7 कलर्स से मिल के बना होता है और ये 7 कलर आपका विबजियोर होते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। जब आप विबजियोर बनाओगे तो उसमें आप देखोगे कि जो ग्रीन कलर है वो मिडिल में आ रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो आपका वायलेट का होता है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। तो रेड की स्कैटरिंग जो है वो काफ़ी नीचे होती है और वायलेट की ऊपर होती है। इसके साथ ही जो ग्रीन कलर है वो एकदम बीच में आता है। तो रेनबो के बीच में अगर पूछा जाए कभी भी कि कौन सा कलर्स रहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए। इसके ऑप्शंस हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। तो जब आप देखोगे वाटर एयर बबल जो बनते हैं आपके वाटर के, वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंसेस। जो रीडिंग ग्लास होता है वो किस तरह के लेंस से बना हुआ होता है। इसके ऑप्शंस हैं कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन। जो रीडिंग ग्लास होती हैं वो मोस्टली आपकी कॉन्वेक्स लेंस से बनी होती हैं। आप लेंस से मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत केयरफुली करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्टिक आई। एक्चुअली ये मायोटिक आई होना चाहिए था, सॉरी ये मिसप्रिंट है। मायोटिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए। मायोटिक आई को करेक्ट करने के लिए, मायोटिक मतलब कि जो आपका नियर साइटेडनेस जो डिजीज़ है, मतलब डिजीज़ आप कह सकते हो, जो आई डिफेक्ट होती है, नियर साइटेडनेस या मायोटिक कहते हैं उसको। तो मायोटिक आई को करेक्ट करने के लिए हमें किस तरह के लेंस का यूज करना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस एंड प्लेन लेंस। तो मायोटिक आई में जनरली क्या होता है कि जो आपका इमेज बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है। कॉनकेव लेंस आप इसको इस लाइट को दूर भेजने का काम करता है और वो फिर रेटिना पे बन जाता है। तो इस वजह से मायोटिक आई को दूर करने के लिए कॉनकेव यूज़ किया जाता है। वही आपका हाइपर डिस्ट्रॉफी जो होता है, मतलब जो फार साइटेडनेस होती है, जो डिफेक्ट आई की, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। अगर दोनों ही डिफेक्ट हो, जो ओल्ड एजेस में होती हैं, उनके लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। लेंस का जो पावर होता है वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं डायोप्टर, एओन, ल्यूमेन एंड कैंडेला। तो जो पावर होती है लेंस की वो 1/f के बराबर होती है।
1/f मतलब फोकल लेंथ का जो होगा, और ये f आपका हमेशा मीटर में होना चाहिए। और जो पावर है उसे मेजर करते हैं हम डायोप्टर बोलते हैं। इसका जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। हैवी वाटर का क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? इसके ऑप्शंस हैं, स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, कूल डाउन द रिएक्टर एंड स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन। हैवी वाटर को जनरली हम मॉडरेटर की तरह यूज़ किया करते हैं। मॉडरेटर कहने का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ के मतलब किसी भी पार्टिकल के स्पीड को कम कर दे, तो उसे हम मॉडरेटर कहते हैं। तो हैवी वाटर आपका मॉडरेटर की तरह यूज़ करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। और इसीलिए जनरली जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन सारे में आपका हैवी वाटर यूज़ किया जाता है एज ए मॉडरेटर फॉर स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अगला है आपका, कल्पना 1 इज़ द नेम गिवन टू। इसके ऑप्शंस हैं, इनसेट 1A, मेटसेट, इनसेट 2B एंड अग्नि 3। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा ही। जो कल्पना 1 है वो फर्स्ट मेटेरियोलॉजिकल सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर 2002 में। ये कल्पना 1 सितंबर 2002 में, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ये सितंबर 2002 में की गई थी और इसको इसके थ्रू मेनली मेटसेट को लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि 2003 में लाया गया था फरवरी में। इसका 5 फरवरी 2003 को ये लाया गया था और उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है उन्होंने कल्पना चावला के मेमोरी में इसका नाम कल्पना रख दिया था। तो ये इसके साथ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। 2003 में मतलब 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की डेथ हुई थी एंड उसके बाद इसका नाम, क्योंकि ये आपका कल्पना 1 ये 5 फरवरी को आया है 2003 में, तो इसके थ्रू मतलब ये मेटसेट का नेम रख दिया गया कल्पना चावला के नेम पे, कल्पना 1। ये इसके साथ फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लोकेटेड। आप जानते हो कि सबसे नीचे जो लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद आयनोस्फेयर होता है और उसके बाद आपका एक्सोस्फेयर होता है। और एक्सोस्फेयर काफ़ी थीन लेयर होता है और जितने भी एयरलेस वॉइड्स होती हैं वो आउटर स्पेस में ही किया जाता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं उनको भी हम एक्सोस्फेयर में रखते हैं, उसके नीचे इसको हम नहीं रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, इन सितंबर 2002 इंडिया लॉन्च्ड। इसके ऑप्शंस हैं जीसेट, इनसेट 3B, IRS P4 एंड मेटसेट। जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कल्पना है वो मेटसेट के लिए किया गया था और वो 2002 में किया गया था सितंबर में। 12 सितंबर को लाया गया था इसको, 12 सितंबर को, और ये मेटसेट के लिए किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ये फर्स्ट टाइम जो है वो स्पेस PSLV C4 से इसको लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा, PSLV C4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासाज कासिनी एयर स्पेस क्राफ्ट इज़ ऑन मिशन फॉर विच प्लैनेट। नासा का जो कासिनी स्पेस क्राफ्ट है वो किस प्लैनेट के लिए मिशन पे है। इसके ऑप्शंस हैं जुपिटर, मार्स, सैटर्न एंड वेनस।
इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये सैटर्न के लिए किया गया था। और नासा का ये रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट था जो कि 2011 से 15 के बीच ये काम किया था। तो इसको याद रखिएगा, नासा का कासिनी स्पेस क्राफ्ट सैटर्न के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, टीम पिक इज़ नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। टीम पिक मतलब क्या है? इसके ऑप्शंस हैं राइटर, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉट एंड पॉलिटिशियन। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी में टीम पिक एक एस्ट्रोनॉट्स का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एस्ट्रोनॉट। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी में काम करते थे एज ए एस्ट्रोनॉट, ब्रिटिश नेशनलिटी इनकी थी। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर एक्सपेंडिशन 47-46 के लिए ये काम कर रहे हैं। ये ब्रिटिश आर्मी में भी इन्होंने काम किया हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये एक टीम पिक एक एस्ट्रोनॉट है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी में काम करते हैं और ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश नेशनलिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया एंटर्ड स्पेस एज बाय लॉन्चिंग। इसके ऑप्शंस हैं भास्कर 1, आर्यभट्ट, एप्पल एंड अग्नि। तो जो फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था वो था आपका आर्यभट्ट। और ये जो ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर है उनके नेम पे दिया गया था। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर थे, उन्हीं के नाम पे इनको सबसे पहले दिया गया था। और ये लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन से 1975 में, सोवियत यूनियन से 1975 में, ये भी याद रखिएगा। आर्यभट्ट सबसे पहले मतलब इंडियन स्पेस सैटेलाइट था, लेकिन ये इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया था, ये सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था 1975 में। और इसके लॉन्च के बाद ही इंडिया जो है वो स्पेस एज में इंटर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर भी बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नासाज लास्ट स्पेस शटल। इसके ऑप्शंस हैं अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी एंड इंडोवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अटलांटिस जो है वो लास्ट एंड फाइनल स्पेस शटल है नासा का, और ये जुलाई 2011 में लॉन्च किया गया था। मतलब इसको ये याद रखिएगा, जुलाई 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये कोलंबिया स्पेस शटल से इसको डिसइंटीग्रेट किया गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GIF स्टैंड्स फॉर। इसके ऑप्शंस हैं ज्योग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट एंड नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए GIF यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय। इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, पॉल्यूटेंट्स एंड ए हेरिडिटरी डिजीज। हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिजीज है जिसको हम सेक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं। और ये एक रिसेसिव डिजीज होता है। रिसेसिव कहने का मतलब है कि कोई फीमेल में ये डिजीज़ नहीं होता है, फीमेल कैरियर होती है और ये मेल में फैलता है, मेल में ये डिजीज़ होती है। किसी मदर से उसके सन में हो सकती है, लेकिन उसके डॉटर में नहीं होती है। उसकी डॉटर सिर्फ उस डिजीज़ की कैरियर बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजॉर्डर। निम्न में से कौन सा जेनेटिक डिजॉर्डर नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एंड सिकल सेल एनीमिया।
डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोजोमल डिजॉर्डर है, ये भी एक जेनेटिक डिजॉर्डर है। इसमें क्रोमोजोम नंबर 21 जो है वो अफेक्टेड हो जाती है और इसी वजह से इसमें जो फीमेल या मेल होते हैं उनमें प्रॉपर जेनेटल ग्रोथ नहीं होता है। हीमोफीलिया भी आप जानते हो जेनेटिक डिजॉर्डर है जो कि सेक्स लिंक्ड डिजॉर्डर माना गया है और ये हीमोफीलिया को मेंडेलियन डिजॉर्डर भी कहते हैं। मेंडेलियन डिजॉर्डर क्योंकि ये क्रोमोजोम्स में मतलब बेसिकली ये डीएनए के डिसफंक्शन की वजह से होता है और ये क्रोमोजोम्स के डिसफंक्शन की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। सिकल सेल एनीमिया भी एक रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें ब्लड जो है, जैसे अब आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली राउंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसकी वजह से जब ये डिजीज़ आपको होता है तो ब्लड मतलब आरबीसी का स्ट्रक्चर सिकल लाइक हो जाता है और इसीलिए इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एनीमिया जहाँ भी रहे वो ब्लड से रिलेटेड होता है। तो सिर्फ इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक डिजॉर्डर नहीं है। अगला क्वेश्चन है पोलियो इज़ कॉज्ड बाय, इसके ऑप्शंस है बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट एंड फंजाई। तो पोलियो जो है एक वायरल डिजीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर इज, कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए। इसके ऑप्शंस है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 एंड कार्बन 14। ये सारे के सारे आपके रेडियो आइसोटोप्स हैं। आप जानते हो कि सोडियम जो है उसका वेट 23 होता है, लेकिन अगर 24 हो जाए तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। कोबाल्ट का भी 58 होता है, लेकिन ये 60 में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। कार्बन भी 14, क्योंकि जानते हो आप 12 होता है और ये 14 में रेडियो एक्टिव होता है। आर्सेनिक भी 72 होता है, लेकिन ये 74 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए हम जनरली आर्सेनिक 74 यूज किया जाता है। जो भी हैवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट होते हैं जिनकी लाइफ टाइम भी काफ़ी कम हो, वैसे ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, इसके ऑप्शंस है फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट एंड आर्सेनिक। फ्लोराइड जैसे जनरली टूथ डिके होता है, ये याद रखिएगा। टूथ का जो डिके होता है या जो टूथ पे बहुत सारे सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं वो जनरली वाटर में फ्लोराइड प्रेजेंस की वजह से होता है। क्लोराइड या आर्सेनिक की वजह से भी कुछ कुछ डिफेक्ट्स होती हैं, लेकिन जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो बेसिकली नाइट्रेट की वजह से होता है। इसका करेक्ट आंसर नाइट्रेट होगा। अगर वाटर में नाइट्रेट अवेलेबल हो और वो किसी इन्फेंट्स को, इन्फेंट कहने का मतलब है कि काफ़ी छोटे बच्चे को अगर दिया जाता है तो उसके पूरी बॉडी में बेसिकली उसके नेल्स एंड लिप्स ब्लू हो जाते हैं और इसीलिए इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम इसका नाम रखा गया है और ये नाइट्रेट के एक्सेस प्रेजेंस की वजह से होता है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इन मेडिकल टर्म गोल्डन आवर इज रिलेटेड टू, मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर किससे रिलेटेड होता है। इसके ऑप्शंस है टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड, हार्ट अटैक एंड एक्चुअल चाइल्ड बर्थ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन आवर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हार्ट अटैक। जो फर्स्ट आवर होता है हार्ट अटैक का उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट आवर में अगर ट्रीटमेंट अच्छी हो जाए तो पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उस फर्स्ट आवर में ट्रीटमेंट नहीं हो पाए तो फिर डेथ मतलब जनरली डेथ हो जाता है। तो इसी वजह से जो फर्स्ट आवर ऑफ हार्ट अटैक है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं इन मेडिकल टर्म। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे आपके। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।